दोस्तों मैं आपके लिए एक फिर से नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये है हमारा वीडियो, ये पेपर नंबर 2 है। एलएलबी प्रथम वर्ष 2022 की एग्ज़ाम होगी। तो इसमें जो पेपर है वो आपको मैं यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इनमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे और आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मोस्ट क्वेश्चन है। ये कोई पेपर नहीं है कि इसमें 100% ही आएगा। इसमें आपके 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपके 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके 60% कवर हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि जो आपकी एग्ज़ाम है एलएलबी की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से, तो उनसे एक अपडेट नहीं आ रही है कि आपका पेपर 1.5 घंटे का होगा या फिर क्वेश्चन 5 करने हैं, 2.5 करने हैं, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि इन मोस्ट क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है कि अपकृत्य विधि की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्वों को समझाइए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो ये क्वेश्चंस है इसका आंसर भी बताऊंगा और इसमें आपको कितने केस लॉज लिखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप कर दोगे तो आपकी कुछ समझ में नहीं आ पाएगा कि मैंने आपको कौन कौन सा केस बताया है जो आपके याद भी रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। दोस्तों मैं आपको साथ में यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि जो क्वेश्चन से घुमा के आ सकता है एग्ज़ाम में, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो ये ऐसे भी आ सकता है कि अपकृत्य क्या है, विनफील्ड की परिभाषा के अनुसार इसकी विवेचना कीजिए और क्या कमियां हैं वो आपको डिफ़ाइन करनी है। या फिर ऐसा पूछ ले कि अपकृत्य की परिभाषा देते हुए इसके आवश्यक तत्वों को बताइए और साथ में अपकृत्य और संविदा भंग में क्या अंतर है, तो ऐसा भी अगला पूछ सकता है। या फिर अपराध में क्या अंतर है, अपकृत्य का संविदा एवं अपराध में क्या अंतर है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो कैसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ वही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है अपकृत्य की परिभाषा, सॉरी अपकृत्य कि अपकृत्य होता क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिफाइन करना है। उसके बाद में आपको लिखना है अपकृत्य की परिभाषा। तो अपकृत्य की आपको परिभाषा लिख देनी है। जैसे जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तब उपचार के रूप में या तो सक्षम सिविल न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के जो अधिकार है उनका उल्लंघन होता है, उनका वॉयलेशन होता है, तो आप उस पर सिविल वाद ला सकते हैं। जैसे इसमें एक सूत्र है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपकृत्य की परिभाषा देनी है। तो परिभाषा के अंदर जैसे सबसे पहले आ जाता है विनफील्ड के अनुसार, उसके बाद में यहाँ पे सामंट के अनुसार, उसके बाद में यहाँ पे फेजर के अनुसार, अंडरहिल के अनुसार, उसके बाद में यहाँ पे ये इतने बहुत होते हैं, ज़्यादा आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे केस लॉज तो कोई है नहीं परिभाषा के अंदर। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पे जो इसके आवश्यक तत्व है, तो इसके यहाँ पे आवश्यक तत्व कुछ दिए हुए हैं। जैसे पहला हो गया दोषपूर्ण कार्य किया जाना, कोई दोषपूर्ण कार्य करता है तो वो इस अपकृत्य में आता है। उसके बाद में विधिक क्षति, अगर किसी व्यक्ति को कोई विधिक क्षति होती है, ठीक है, विधिक क्षति जैसे किसी व्यक्ति का कोई कार्य तभी अपकृत्य माना जाता है जब ऐसे कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को कोई विधिक क्षति होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट लिख सकते हैं इसके आवश्यक तत्व में। तीसरा यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे नुकसानी वाद लाने का अधिकार, जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ पे नुकसान होता है तो वो आपके विरुद्ध यहाँ पे वाद ला सकता है, ठीक है। तो इसमें आप एक केस भी डाल सकते हैं। जैसे केस है एसबी बनाम वाइट 1703 का मामला है, तो इसमें यह आप केस लगा सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि इस मामले में ये कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार दिए गए हैं, किसी व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं तो ऐसे अधिकारों के संरक्षण के लिए उसे उपचार भी उपलब्ध है। अधिकार एवं उपचार एक दूसरे के पर्याय पूरक है, ठीक है। उपचार के अभाव में अधिकार अर्थहीन है, जहाँ अधिकार नहीं है तो वहाँ पे उपचार भी नहीं है। तो इसीलिए एक सूत्र पे आधारित है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, उभी जैसे अभी रेमेडी, ठीक है। दूसरा इसमें आप केस डाल सकते हैं नूर मोहम्मद बनाम जियाउद्दीन। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा केस है, 1992 का केस है मध्य प्रदेश का। तो इसमें आपको मैं थोड़े बहुत आपको बता देता हूँ। इसमें आपको लिखना है कि इसमें क्या हुआ था कि लड़के की बारात में लड़की के पिता एक नर्तकी साथ में ले गया, ठीक है। तो लड़के के पिता ने लड़की के
पिता से नर्तकी के खर्चे की मांग की और ये धमकी दी कि यदि खर्चा नहीं दिया गया तो बारात को लेके छोड़कर लौट जाएगा, ऐसा बोला। और ऐसा ही हुआ, वो बारात वहाँ पे वापस चला गया बारात को लेके। बारात दुल्हन को वहीं छोड़ के चली गई और लड़की के पिता ने लड़के के पिता के विरुद्ध, दोस्तों यहाँ पे जो लड़का है वो अगले के गया था दुल्हन लाने के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि वो खर्चा मांगा और जो नाचने वाले थी उसका खर्चा नहीं दिया और वो लौट गए। अब जो लड़की के पिता है वो लड़के के पिता के विरुद्ध विवाह का खर्चा, प्रतिष्ठा की हानि, उसकी वहाँ पे मानहानि की गई, सभी के सामने नुकसानी का वाद दायर किया। तो यहाँ पे दोस्तों जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है उसने वाद की पुष्टि करते हुए कहा कि नर्तकी के खर्चे की मांग करना, धमकी देना, खर्चा नहीं मिलने का दुल्हन को छोड़ चले जाना ये अपकृत्य कार्य है। तो इसमें क्या हुआ कि जो लड़का है उसको लड़की के पिता को जो भी इतना ये धमकी दी है, खर्चे की मांग की है, तो वो जो मांग की वो नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ कि सामने से पैसे देने पड़े, ऐसा है, क्योंकि उसमें अपकृत्य कार्यपूर्ण था। दूसरा है इसमें आप केस डाल सकते हैं सुभा सिंह बनाम दरविंदर कौर, ये भी दोस्तों अच्छा मामला 2011 का सुप्रीम कोर्ट का। तो आप ऐसे एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम भी दोस्तों आपको अपकृत्य विधि की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 8 केस तो डालने होंगे। एक जैसे 2-3 केस अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप नॉर्मली क्या है, जैसे कोई भी नाम डाल सकते हैं और अंदर जो मैटर है वो सही होना चाहिए, क्योंकि मेन वही है। केस का नाम तो गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सन नहीं लिखना है। सन लिखोगे तो वो वहाँ पे चेक हो जाएगा। और आपको तो पता ही भी होगा कि भीमराव के द्वारा भी नया सिस्टम कर दिया कि आपकी कॉपियाँ ऑनलाइन चेक होती है। तो वहाँ पे अगर वो मैच कर जाएगा तो गलत है तो गलत हो जाएगा, सही है तो सही हो जाएगा। अगर आपको केस का नाम नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं है, बस आपको अंदर का मैटर याद है, तो आप वहाँ पे एक कोष्टक में लिख सकते हैं कि एक मामले में एक लगा कि एक मामले में ये कहा गया था, जो भी कहा गया वो वहाँ पे डाल दीजिए। अब दोस्तों ये इसमें जैसे क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप करते हैं वो संविदा भाग में क्या अंतर है, तो वो भी आपको वहाँ पे डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना है, जैसे आप 10वीं 12वीं बनाते हो, फिर आपने BA BSc किए उसमें आपने बनाते होंगे ऐसे। सबसे पहले लिखना है क्रम से, उसके बाद में अर्थ वगैरह क्रम से उसके बाद में यहाँ पे अपकर्त्य और एक कॉलम में संविदा। अब क्रम से के अंदर 1 2 3 4 लिखना है और जो भी आपका है वो वहाँ पे डाल देना है। जैसे अपकर्त्य में किसी व्यक्ति के लोकलक्षी अधिकारों का अतिक्रमण होता है, जबकि संविदा भंग है उसमें क्या होता है कि व्यक्तिलक्षी अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है। ऐसे आपको डिफाइन करना है, उसमें लिखना है, ठीक है। अब आगे जैसे अपकृत्य एवं अपराध में अंतर, ये भी अगला साथ में पूछता है तो आपको ये भी करना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों इसमें 8 केस लिखने होते हैं। अगर आप पॉसिबल नहीं है तो आप कम भी लिख सकते हैं कि नंबर क्या फिर कम आएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बताया पहला। इसमें एक केस और बता दूं मैं आपको, अगर ये अपकृत्य या अपराध में अंतर पूछता है तो इसमें केस आप डाल सकते हैं। जैसे केशव बनाम मनियुद्दीन का मामला है 1908 का। इसमें क्या हुआ कि आक्रमण, प्रहार, मानहानि, न्यूसेंस या उपताप ये होता है, तो ये दोनों अपकृत्य और अपराध दोनों की कोटि में आएगा और इनमें दोनों प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन करना है, मैंने आपको बताया। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जो क्वेश्चन बताऊँगा, बाकी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ, आपको ऐसे करना है तो आपके नंबर आ जाते हैं। एक थोड़ा मैं आपको वो बता दूँ कि जिस पॉइंट में केस होते हैं आपको वहीं लिखना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि लास्ट में लिखते हैं, वैसे कोई इश्यू नहीं है। आप जितने आपका पूरा क्वेश्चन होने के बाद में आप लास्ट में जितने भी केस आपको याद हैं वो 1 बाय 1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर एग्जामिनर वहाँ पे जो आपकी कॉपियाँ चेक होती है तो उसमें अगर वो वहीं पे होता है तो थोड़ा ठीक होता है कि चलो इस पॉइंट के अंदर इस केस का हवाला दिया है, थोड़ा अच्छा लगता है। और पॉइंट वाइज लिखो, आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। पेज भरने से नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के कम से कम भी 8 पेज भर सकते हैं, लेकिन इतने नहीं भर जाते तो आप यहाँ पे 4 या 5 पेज भर सकते हैं, आपके नंबर आ जाएंगे। इतने पेज भरने से कोई मतलब नहीं है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉपी भर के आते हैं। अगर 40 पेज की कॉपी होती है ना तो 40 के 40 भर के आते हैं, ऐसे भी हैं। कुछ लोग क्या होते हैं 20 पेज भर देते हैं, लेकिन नंबर उनके काफ़ी अच्छे आते हैं, आपने देखा भी होगा।
तो पेज भरने का यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आप पेज भर के आओ। चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन आएगा, आप करते हैं में पूर्ण दायित्व के सिद्धांत की आलोचना कीजिए, और साथ में इसमें पूछ लेगा कि कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या है। ये इसमें दोनों क्वेश्चन है, और इसको भी घुमा के पूछ सकता है अगला वाला। जैसे वो ऐसे पूछ सकता है कि रेलेंट बनाम फ्लेक्चर के मामले में निर्धारण कठोर दायित्व है या संपूर्ण दायित्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये पूछ सकता है, और इसके अपवाद भी पूछ सकता है। तो अगर ये पूछता है कि कठोर दायित्व सिद्धांत क्या है, इसके बचाव के आधार बताइए, तो दोस्तों इसमें वो केस है, अभी मैंने आपको बताया था, रिलेंट बनाम फ्लेक्चर का मामला, कोयले की खान का मामला है। बहुत ही मोस्ट ही पॉपुलर केस है, इसको आपको याद करना चाहिए और आपके याद रहना चाहिए। टोर्ट का ये सबसे बेस्ट केस है, ठीक है। तो आपको इसमें भी केस लॉस डालने हैं, ये घुमा के पूछ सकता है। अगला यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्रतिनिधित्व दायित्व से क्या समझते हैं? क्या भारत सरकार अपने कर्मचारियों के द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान किए गए अकृत्य कार्यों के लिए उत्तरदायी है? निर्मित वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इसमें भी आपको वाद लिखने हैं, यहाँ पे आपको प्रतिनिधित्व दायित्व बताना है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा साथ में भारत सरकार अपने कर्मचारी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे साधारण लिखा है, और मैंने क्वेश्चन सीरीज़ में से उठाए हैं, बाबेल में से आप भी देख सकते हैं, वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं। आप सोचोगे कि यार कहाँ से लेके आ गया, तो कहीं से नहीं है, सीरीज से मैंने लिए हैं। मेरे पास में नोट्स भी हैं, मैंने उनसे भी कुछ जैसे आपको बताने की कोशिश की है कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ केस है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला केस आप लिख सकते हैं, कस्तूरीलाल रलियाराम बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये 1965 का मामला है, ठीक है। इसमें यह है कि अपकृत्यकारित हानि के लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, इसमें बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो आप देख लेना। इसके बाद में केस आप डाल सकते हैं कि सत्यावती देवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1967 का मामला है, 1967 का। उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सुगाबाई, ये 1969 का मामला है। उसके बाद में केस है जी गौरी शंकर बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये 2007 का मामला है, ठीक है। उसके बाद में एक केस और है जो भी अच्छा है, आर पी शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 2002 का केस है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये केस आप लास्ट में डालना चाहो तो आप ऐसे डाल सकते हो कि प्रतिनिधित्व दायित्व के कुछ मामले, इम्पोर्टेंट मामले। उसके बाद में आप 1 बाय 1 सभी केस को आप लिख सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए। और इसमें 2 केस और हैं, जैसे एक है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम श्रीमती शांतिबाई, 2005। इसमें मामले में क्या हुआ था कि पुलिस द्वारा हवा में गोली चलाई जिससे वादी को क्षतिकारित हुई, और पुलिस द्वारा हवा में गोली चलाने में असावधानी बरती गई, और न्यायालय ने इसके लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया। अपेक्षा, ठीक है, इसमें अपेक्षा का है। उसके बाद में एक केस है, ये तो हाँ दुर्घटना वाला केस है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड बनाम राजकुमार, 2006 का दिल्ली का मामला है। इसमें क्या हुआ कि सार्वजनिक मार्ग पर गड्ढे होने और सड़क की सतह समरूप नहीं, मतलब सही नहीं थी, एक व्यक्ति को दुर्घटना हो जाती है और चोट लग जाती है, तो न्यायालय ने यह कहा कि सड़क का साधारण करने वाले अभिकरण को इस घटना के लिए उत्तरदायी माना जाना है। तो ऐसे आपको लिखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो आता है मानहानि किसे कहते हैं? मानहानि क्या आवश्यक तत्व है? मानहानि मामलों में प्रतिवादी को क्या क्या बचाव है? अब दोस्तों ये इस क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, जैसे इसमें पूछ ले ये मानहानि किसे कहते हैं, ये न पूछ ले कि मानहानि की क्या क्या आवश्यक तत्व है, और यहाँ पे बचाव है, और जो उसमें अपवाद है वो पूछ सकते हैं। तो उसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा, उसमें अपवाद है काफ़ी दिए गए हैं, वो आपको सारे लिखने हैं अगर आपके जितने याद हैं। 500 क्वेश्चन आता है कि उपताप की परिभाषा दीजिए। उपताप किसे कहते हैं? उपताप के मामले, सॉरी इसमें है कि उपचार के मामले में क्या क्या बचाव है, सॉरी उपताप के मामले में क्या क्या बचाव है, ये आपको लिखना है। अब इसमें पूछ लेगी न्यूसेंस कितने प्रकार के होते हैं, वादों की सहायता स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज वाली बात है कि जो उपताप है इसको इंग्लिश में न्यूसेंस बोलते हैं, तो अगला ऐसा पूछ लें कि न्यूसेंस किसे कहते हैं, तो आपको उपताप के बारे में बताना है। आप वहाँ पे कहीं सिर पकड़ के बैठ जाओ कि यार ये तो पढ़ाई नहीं कहाँ से आ गया, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके दिया हुआ है,
ठीक है, तो वही आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन आता है उपभोक्ता शासन के बारे में। इस जो ये टॉपिक है ना दोस्तों, इससे पहले एक टॉपिक आता है मोटर व्हीकल एक्ट का, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट का एक टॉपिक है आपके, ये आपका एक्ट 1988 का है। अब दोस्तों मैंने इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं लिया, इसके अंदर एक क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो यहाँ पे जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कि जो 1988 का है, अब 2019 का इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो उसके बारे में पूछ सकता है कि पुराने वाले में क्या था और नए वाले में क्या था। तो वो आपको कमियां वगैरह वो वहाँ पे आपको बतानी होगी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, तो इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे जिला आयोग, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग में किसी विवाद के प्राप्त होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन इसको कैसे ही पूछ सकते हैं, जैसे जिला आयोग को पूछ सकते हैं अकेले को, या फिर राष्ट्रीय आयोग को पूछ सकते हैं, तो ऐसा आपको पूछा जा सकता है। 7वां क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य बताने हैं, तो ये भी पूछ सकता है। अगला इसमें टिप्पणी है, जैसे टिप्पणी अब अगर आपका पेपर ढाई आपको करना होता है, तो अगर यही टिप्पणी इनमें से एक दो आ जाएगा। जैसे पहला आ सकता है कि परिस्थितियों से, तो इसमें पहला है कि परिस्थितियाँ स्वयं बोलती है, इस नियम को समझाइए। यहाँ पे मैंने से कर दिया, सॉरी, स्वयं था यहाँ पे, तो परिस्थितियाँ स्वयं बोलती है का नियम है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो टिप्पणी लिखनी, तो यहाँ पे 2 पेज इसके लिख देने हैं, केस वेस भी आपको डालने पड़ेंगे, 2 केस डाल देना बहुत होते हैं। दोषपूर्ण अभियोजन, ये भी पूछ सकता है। वक्रोक्ति और जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, इस सूत्र को परिभाषित कीजिए, तो वो आपको बताना होगा। उसके बाद में स्वेच्छा से उठाई गई हानि, बिना हानि की क्षति एवं बिना क्षति की हानि। ये दोस्तों हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में, जैसे एलएलबी की फर्स्ट ईयर की होती है उसमें पूछते हैं, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय हो या फिर शेखावाटी हो, अभी भीमराव हो गई, कोई सी भी हो, उसमें पूछ सकते हैं। ये अलग से भी आ सकता है आपके, बिना हानि की क्षति और बिना क्षति की हानि। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके निकाले हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हैं, आपके काम के हैं। आप इनको पढ़िए, इनको टाइम दीजिए थोड़ा बहुत। अगर आप इनको 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं और बाकी अपना जो है वो पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपके 60% से कम आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपके ज़्यादा आएंगे अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं और हर चीज़ पे फोकस करते हैं। तो अगला जो पेपर होगा उसके बारे में जल्दी नया वीडियो लेके आने वाला हूँ, तब तक आप इनको देखिए, पढ़िए। आपका एग्ज़ाम है वो मई एंड तक शुरू हो सकते हैं। अपडेट तो 2nd वीक की है, लेकिन एंड तक हो सकते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, रिजल्ट बहुत ख़राब आया है। 75% लोग फेल हो चुके हैं, बाकी पास हुए हैं। और रिजल्ट भी ऐसा निकाला है कि कुछ तो पास है लेकिन फिर भी फेल दिखा रहे हैं। तो वो इश्यू आप कॉलेज वालों से पूछिए, अभी तक मेरे पास में इसका सही तरीके से अपडेट नहीं है। तो उनके रिवोल्यूशन चालू होंगे, ड्यू का एग्ज़ाम हो सकता है, पता नहीं, तो आपके जो एग्ज़ाम है वो लेट ही हो सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। कोई इश्यू है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।